मैं मुनवर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ों पर बात की थी कि डिमांड क्या होती है और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं और ये क्यों अप्लाई होता है। तो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट द्वारा दिया गया, मार्शल ने दिया, और ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक्स में दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और एक होता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट वो होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को बताए, और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट वो होता है जो रिलेशनशिप के साथ उसके मैग्नीट्यूड या उसके अमाउंट को भी बताए। तो बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड केवल रिलेशनशिप को बताता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन की कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, और क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड है क्या और ये बताता क्या है। दो लाइन का लॉ है कुल मिलाकर के, मार्शल का दिया हुआ, कि अगर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो किसी कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में कमी हो जाएगी, और अगर उसकी प्राइस घटती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जबकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड प्राइस में चेंज का उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड पर इंपैक्ट एक्सप्लेन करता है, जबकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में जब कोई लॉ दिया जाता है तो उसको हम टेबल से भी एक्सप्लेन करते हैं, उसका ग्राफ भी बनाना होता है। तो अब जब हम लॉ ऑफ डिमांड की टेबल बनाएंगे तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, हम एक कॉलम में प्राइस लेंगे और एक कॉलम में क्वांटिटी डिमांड। अब या तो आप प्राइस को घटा करके क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, या प्राइस को बढ़ाकर क्वांटिटी डिमांड को कम कर सकते हैं। मैंने प्राइस को कम कर दिया, तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड मेरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसको जब मैं ग्राफ पर डालूंगा, यहां पर मैंने क्वांटिटी डिमांड ली हुई है और यहां मैंने प्राइस ली हुई है। मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी मैंने लिया 1 2 3 4 और ये 5। ये एक कर्व मेरे सामने निकल के आएगा और इस कर्व को नाम दिया जाएगा डिमांड कर्व। अब यहां आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड से जो कर्व निकल के आया डिमांड कर्व, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि द कर्व व्हिच एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अब ये कितने तरह का क्या होता है ये मैं इस पे आगे बात करूंगा आपसे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना है कि मैंने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ली, प्राइस को मैं डिक्रीज करता गया, क्वांटिटी डिमांड को मैं इंक्रीज करता गया, और जब मैंने इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया इसका, तो जो कर्व मेरे पास निकल के आया वो कर्व क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है। अब जो लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं उनके सामने कई बार ऐसा भी होता है कि इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ डिमांड का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। 12th के स्टूडेंट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो फाउंडेशन दे रहे हैं उनके पास ये सवाल आ सकता है, और एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, income, price of y, fashion and various other things when other factors are constant. तो अगर other factors constant है then demand is a function of price। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो सीए के एग्जाम में एक या दो बार पूछी जा चुकी है। तो अब अपनी बात यहाँ पर एक चीज की खत्म होती है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसको ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली और टेबल की फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, या मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, एंड दैट इज रीजंस व्हाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज। रीजंस व्हाई लॉ ऑफ
डिमांड अप्लाइज। कि क्या कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है? इट मींस किसी कमोडिटी की प्राइस जब डिक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो दीज आर नोन एज रीजंस व्हाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यही होगा। पहला रीजन है हम जिसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। सबसे पहला रीजन लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबिलिटी का होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट है क्या? देखिए, जब किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, जिसको हम रियल इनकम भी बोलते हैं। तो जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस वो अपनी सेम इनकम से उस कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स खरीदने के कैपेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिमांड को बढ़ा देगा और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और कोई कमोडिटी 20 रुपए की आती है, दैट मींस दिस इज माय इनकम एंड दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ माय परचेजिंग पावर इज 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कमोडिटी की प्राइस 20 रुपए है और मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मैं उस कमोडिटी की 5 यूनिट परचेज कर सकता हूं। सपोज ये कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होकर के 10 रुपए पे आ जाती है, तो मेरी परचेजिंग पावर जो 5 यूनिट थी वो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट हो जाएगी। और इस 10 यूनिट के होने के कारण मैं 5 यूनिट की जगह कितनी यूनिट की डिमांड करना स्टार्ट कर दूंगा? 10 यूनिट की, और मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज एंड दैट इज इनकम इफेक्ट। Now we move on to the second point or the second reason, which is known as substitution effect. Substitution effect. देखिए, जब किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो वो कमोडिटी अदर कमोडिटीज के कंपैरिजन में सस्ती हो जाती है। नतीजा, लोग महंगी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूशन सस्ती कमोडिटी से करना स्टार्ट कर देते हैं, और नतीजा उस सस्ती कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फिर हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि मैंने कहा 2 कमोडिटीज मैंने ली कोक और मैंने ली पेप्सी। सपोज ये दोनों 25 रुपए की अभी आती हैं और सडनली पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है 20 रुपए। जैसे ही पेप्सी की प्राइस 20 रुपए तक डिक्रीज होगी, तो जो लोग पेप्सी 25 रुपए पर डिमांड कर रहे थे वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत सारे कोका कोला पीने वाले लोग या कोक पीने वाले लोग अपनी डिमांड को कोक से किधर शिफ्ट कर देंगे? पेप्सी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। नतीजा, इस पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और अगेन लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा। तो द सेकंड रीजन व्हिच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। Now we move on to the third reason, which is known as addition of new consumers. Addition of new consumers. देखिए, जब कमोडिटी की प्राइस हायर लेवल पर होती है तो बहुत सारे लोग उसको परचेज करने में कैपेबल नहीं होते, क्योंकि उनकी इनकम कम है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। एज अ रिजल्ट उसकी डिमांड लो रहेगी। जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी, तो वो कमोडिटी जिसको लोअर लेवल ऑफ इनकम वाले लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो इसको अफोर्ड करने के कैपेबल हो जाएंगे। नतीजा, वो लोग भी डिमांड करना स्टार्ट करेंगे और नए कंज्यूमर्स के जुड़ने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो द थर्ड पॉइंट इज एडिशन ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। And the fourth point is different uses of commodity. देखिए, जब किसी कमोडिटी की प्राइस हायर लेवल पर होती है तो हम उसका लिमिटेड यूज करते हैं, और लिमिटेड यूज करने की वजह से उसकी डिमांड कम होती है। लेकिन जैसे ही वो कमोडिटी सस्ती होती है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसको डिफरेंट यूज में काम में लेना स्टार्ट कर देते हैं। नतीजा, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और इसका
द बेस्ट एग्जांपल मैं आज की डेट में दे सकता हूं, जियो के आने के बाद इंटरनेट की डिमांड। देखिए जब जियो नहीं था तो हिंदुस्तान में डेटा की जो प्राइस थी वो बहुत हायर लेवल पे हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है 350 रुपए में 1 GB 3G डेटा मिलता था और वो 1 महीने के लिए मिलता था। तो लोग मोबाइल को या डेटा को यूज नहीं करते थे, उसको सूंघते थे कि बस ठीक है 1 महीने हमें 1 GB डेटा को चलाना है और कैसे कैसे ये 1 महीना निकल जाए हमारा और हमारा डेटा कम ना पड़े, इसलिए बहुत लिमिटेड यूज इंटरनेट सर्विसेज का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जियो आया और 350 रुपए के अंदर आज की डेट में 1.5 GB डेटा पर डे, अब तो थोड़ा सा बढ़ गया है 599 3 महीने के लिए 1.5 GB डेटा आपको देता है जियो। तो आप 1.5 GB डेटा, कहां आप 1 GB डेटा की डिमांड करते थे पर मंथ, और यहां आप 1.5 GB डेटा पर डे फूंक देते हैं। उसकी डिमांड इससे ये भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है। रीजन क्या है कि जब वो कमोडिटी सस्ती हुई तो हमने उसका बेभाव में यूज करना शुरू कर दिया, हमने उसको डिफरेंट यूजेस में काम में लेना स्टार्ट कर दिया। नतीजा उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो द फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। एंड द लास्ट रीजन which is known as law of diminishing marginal utility। देखिए कंजम्पशन के प्रोसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इट मींस जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, और कंज्यूमर एक कमोडिटी का कंजम्पशन वही करता है जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एप्लीकेबल होने के कारण कंज्यूमर उस कमोडिटी की एडिशनल यूनिट की डिमांड तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको वो कमोडिटी लेस प्राइस पर अवेलेबल नहीं होती है। तो जैसे ही उस कमोडिटी की डिमांड प्राइस डिक्रीज होगी, कंज्यूमर एडिशनल यूनिट की डिमांड कर लेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में वो प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगी और कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 रीजंस हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, एंड दैट इज अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए 5 या 6 जगह ऐसी है जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स में काम नहीं करता। गिवन गुड्स में रॉबर्ट गिफिन ने अपने नाम से गिफिन गुड्स दी। रॉबर्ट गिफिन ने, जहां से रॉबर्ट गिफिन बिलोंग करते थे, वहां पर कंजम्पशन के 2 मीडियम थे। नंबर 1 वाज मीट एंड अदर वन वाज ब्रेड। लोअर इनकम वाले लोग ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा करते थे और अपर इनकम वाले लोग मीट का कंजम्पशन ज्यादा करते थे। ड्यू टू सम रीजंस मीट की प्राइस भी इंक्रीज हो गई और ब्रेड की प्राइस भी इंक्रीज हो गई। नतीजा ये हुआ कि ब्रेड की डिमांड तो जितनी थी वो तो रही, क्योंकि जो ब्रेड खाने वाले थे वो लोअर इनकम के लोग थे, वो मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिमांड करना जारी रखा। लेकिन बहुत सारे मीट खाने वालों ने अपनी डिमांड ब्रेड की तरफ शिफ्ट कर दी। नतीजा ये निकला कि ऑल्दो द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीज्ड, स्टिल द डिमांड ऑफ ब्रेड वाज आल्सो इंक्रीज्ड। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। यहां पर उल्टा हो गया कि अगर प्राइस भी बढ़ी ब्रेड की और साथ साथ ब्रेड की डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और लॉ ऑफ डिमांड ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा इस ब्रेड को रॉबर्ट गिफिन ने अपने नाम से क्या नाम दिया, गिफिन गुड्स का नाम दिया। तो पहली कंडीशन, गिफिन गुड्स पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड बात की जाती तो द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज गिफिन गुड्स, सेकंड एक्सेप्शन वाज प्रेस्टीजियस गुड्स। देखिए बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनको खरीदने से सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, या आपको रेपो इंक्रीज होती है। तो ऐसी
गुड्स की में बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि आप सामने वाले को देखकर इतराते हैं। तो जब इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग इनकी डिमांड कम करने की बजाय क्या करते हैं, इनकी डिमांड ज्यादा करते हैं। कारण सीधा सीधा है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्पेशली जो लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, कि इन प्रेस्टिजियस गुड्स को वेबलन गुड्स भी बोला जाता है, क्योंकि इस इफेक्ट को वेबलन ने फर्स्ट टाइम फाउंड आउट किया था। तो प्रेस्टिजियस गुड्स या वेबलन गुड्स पर ही भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तीसरी बात आती है विच इज कॉल्ड हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स वो होती हैं जिनका कस्टमर आदी हो जाता है, जिनके कंजम्पशन के कस्टमर को हैबिट लग चुकी है। इन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, उनकी डिमांड पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाइन, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अगर कस्टमर इन चीजों का आदी हो गया, शराब का अगर कोई बंदा आदी हो जाता है, तो फिर शराब कितनी भी महंगी मिले वो उसकी डिमांड करेगा ही करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सिगरेट की प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन स्टिल उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि दीज आर हैबिचुअल गुड्स। जहां पर हैबिट्स काम करती हैं, इकोनॉमिक काम नहीं करती है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन इज हैबिचुअल गुड्स। फोर्थ इज फैशनेबल गुड्स। जिन गुड्स का बाजार में फैशन चल रहा होता है, उनको आप कितनी भी ऊंची प्राइस पर बेचिए, उसकी डिमांड ऑलवेज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में कंज्यूमर कभी भी प्राइस को फॉलो नहीं करता है, वो फैशन के देखा देख अपनी डिमांड को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और अगर किसी कमोडिटी का फैशन आउटडेटेड हो जाता है, तो फिर उसको आप कितनी भी सस्ती बेचिए, उसकी डिमांड डिक्रीज ही होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। तो द फोर्थ एक्सेप्शन इज फैशनेबल गुड्स। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन व्हिच इज कॉल्ड ट्रेडिशनल गुड्स। ऐसी गुड्स जिनको खरीदना ट्रेडिशंस का पालन करने के लिए जरूरी है, उन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैरिज सीजन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस स्टिल इंक्रीज होती हैं, स्टिल उनकी डिमांड क्या नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो ट्रेडिशनल गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, बैड बैगन इफेक्ट। इसको हिंदी में दम प्रभाव, बड़ा अजीब सा नाम दिया जाता है। बैड बैगन इफेक्ट वो सिचुएशन होती है जहां आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए इंटेंशनली प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो टोटल मिलाकर के ये 5 या 6 एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आपकी अभी तक हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, और लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है। अब हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजों पर बात करते हैं और 4 चीजों पर बात करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड एंड डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। सबसे पहले मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखिए, मैंने आपको थोड़ी पिछली क्लास में बताया था कि डिमांड ऑफ एक्स या किसी कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस का फंक्शन होती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स का फंक्शन होती है, जिनमें इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, पॉपुलेशन, वेरियस अदर थिंग्स आते हैं। अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर उस कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोला जाता है। इसको एक और नाम देते हैं हम, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने कहा किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए थी और उसकी डिमांड मान लिया 5 यूनिट्स की थी। अब प्राइस डिक्रीज होकर के 5 पे आ गई, कंज्यूमर ने डिमांड यूनिट्स बढ़ा करके 15 कर दी। तो ये 5 से 15 तक का इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो 10 रुपए से डिक्रीज होकर के कितने पे आ गई, 5 रुपए पे आ गई। तो प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स की डिमांड करता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। मैं इसको ग्राफ पे दिखा रहा हूं, ये मेरा डिमांड कर्व है, प्राइस P1 थी, डिमांड यूनिट्स X1 थी, प्राइस घट करके P2 पे आ गई और डिमांड यूनिट्स बढ़ करके X2 पे चली गई।
तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान दें कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर हमारा डिमांड जो मूवमेंट होता है वो राइटवर्ड या डाउनवर्ड होता है ऑन सेम डिमांड का। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है पास्ट एग्जाम्स में कि राइटवर्ड शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व इज नोन एज, द ऑप्शंस विल बी extension of demand, contraction of demand, increment of demand or decrement of demand, then in that case your answer will be extension of demand। ठीक है, तो पहली बात हमने की एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, जहां प्राइस डिक्रीज होती है और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, जबकि अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। द सेकंड थिंग विल बी कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर अगेन वापस डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, प्राइस पर डिपेंड करती है, वेरियस अदर थिंग्स पर बात करते हैं। अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अगेन मैंने एक टेबल ली, ये प्राइस है, ये डिमांड यूनिट से, मेरी 10 रुपए प्राइस थी, 5 यूनिट की डिमांड थी, प्राइस बढ़ के 20 पे आ गई, मेरी डिमांड यूनिट 3 पे चली गई। तो मेरी डिमांड यूनिट्स में 5 यूनिट से 3 यूनिट तक जो डिक्रीमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, प्राइस के इंक्रीमेंट की वजह से हुआ। इसको क्या बोला जाएगा, दैट विल बी नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अब की बार डिमांड कर्व पर हमारा मूवमेंट अपवर्ड होगा। प्राइस P1 है, डिमांड यूनिट्स X1 है, प्राइस इंक्रीज होके P2 पे चली गई और डिमांड यूनिट्स डिक्रीज होकर के X2 पे आ गई, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अब की बार आपका मूवमेंट होगा दैट विल बी अपवर्ड और राइटवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विल जनरेट आइदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। इफ यू आर मूविंग डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व और rightward on the same demand curve, it will be extension of demand, and if we are moving upward or leftward on the demand curve, then it will be known as contraction of demand. But in both extension as well as contraction of demand, your demand curve will not change, it will remain same. Now the next thing which is known as इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड। इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड, अगर प्राइस कांस्टेंट रहती है, स्टिल आपकी डिमांड यूनिट्स इंक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब वो अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो इनकम का बढ़ना हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस का डिक्रीज होना हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस का इंक्रीज होना हो सकता है, वो फेवरेबल फैशन हो सकता है, फेवरेबल हैबिट्स हो सकती है, कोई भी अदर चीज हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, प्राइस नहीं हो सकती। अदर देन प्राइस, अगर किसी अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से आपकी डिमांड यूनिट्स इंक्रीज होती हैं, तो उसको बोला जाएगा इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड। मैंने कहा प्राइस 10 रुपए थी, डिमांड 20 यूनिट की थी, प्राइस स्टिल 10 पे रही, डिमांड यूनिट्स बढ़ करके 30 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो इसको क्या बोला जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड। और जब आपका इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड होता है तो योर डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। मैंने कहा प्राइस जहां थी वहीं की वहीं है, डिमांड X1 से बढ़ करके क्या हो गई, X2। तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपका डिमांड कर्व यहां पर शिफ्ट हो जाता है, किस साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। And the last thing is decrement of demand. अगर प्राइस कांस्टेंट रहती है, स्टिल डिमांड यूनिट डिक्रीज रहती है ड्यू टू एन अनफेवरेबल चेंज इन इनकम इन अदर फैक्टर्स लाइक डिक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अनफेवरेबल फैशन, पॉपुलेशन डिक्रीमेंट, वेरियस अदर रीजंस, बट स्टिल दैट रीजन कैन नॉट बी प्राइस। तो अदर देन प्राइस, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज होती है तो उसको कहा जाएगा डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। मैंने कहा प्राइस
अगेन 10 की 10 ही है, लेकिन डिमांड डिक्रीज होकर के 20 से 10 पे आ गई, तो इसको बोला जाएगा डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। और जब डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड होता है तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। प्राइस पी पे कांस्टेंट है, डिमांड x1 से डिक्रीज होकर के x2 पे आ गई, जहां पे मेरा क्वांटिटी डिमांड लिया हुआ है और यहाँ पे मेरा प्राइस लिया हुआ है। तो 4 चीजें हमने सीखी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड एंड डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। फिर मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इफ डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग देन देयर विल बी आइदर इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड और डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। इफ यू आर मूविंग ऑन द सेम डिमांड कर्व दैट विल जनरेट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। If you are moving leftward on the same demand curve, it will be contraction of demand. If you are moving rightward on the same demand curve, it will be extension of demand. If the demand curve is shifting towards the right, it will be increment of demand, and if the demand curve is shifting towards the left, it will be decrement of demand. तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा कि what is demand, what is law of demand, what are the exceptions of law of demand, what are the reasons why law of demand applies, and extension of demand, contraction of demand, increment of demand and decrement of demand. अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तो 3 क्लास में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप इसको, जिन लोगों के पास नोट्स हैं वो नोट्स के साथ इस वीडियो को देखें, बहुत आराम से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप उसको याद करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।